नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड प्लस इकोनॉमिक टाइम्स प्लस फाइनेंशियल एक्सप्रेस के एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में मैं एनालाइज करूंगा बिजनेस न्यूज़पेपर्स के ऐसे आर्टिकल्स जो आपके इनकम, आपके खर्चे, आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू, आपके जॉब और बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स, इन 5 चीज़ों को इम्पैक्ट करते हैं। तो आपको अगर ऐसे न्यूज़पेपर्स, ऐसे आर्टिकल्स पसंद हैं और अगर आप सुनना चाहते हैं इनके बारे में, तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ताकि आप ऐसे और वीडियोस को अपने फीड में देख पाएँ। तो यहाँ पर हमारा फ़ोकस रहेगा कि कोई भी न्यूज़, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, बिज़नेस से रिलेटेड हो, वो हम कवर करेंगे इन केस वो हमारे लाइफ़ को इम्पैक्ट कर रहा है मॉनेटरली। तो एक ओवरव्यू लेता हूँ आज के आर्टिकल का। कुछ आर्टिकल्स हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं। जैसे सबसे पहला आर्टिकल आज जो हम डिस्कस करेंगे, वो है अर्बन और रूरल स्पेंडिंग गैप नैरोज इन FY24। मतलब अर्बन एरियाज़ में, शहर में और गाँव में जो लोग खर्चे करते हैं ऑन एन एवरेज, वो खर्चे के बीच में जो गैप है वो नैरो हो रहा है। तो या तो रूरल वाले पहले से बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो अर्बन पॉपुलेशन कम खर्च कर रहा है, ये हमें देखना होगा। 80,000 करोड़ के शेयर्स, अगर आपके पास इस लिस्ट में से कोई भी शेयर आप देखोगे है, तो आप समझ लो कि यहाँ पे बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी एग्ज़िट करने वाले हैं। क्योंकि आईपीओ के कुछ समय बाद तक बड़े इन्वेस्टर्स शेयर नहीं बेच सकते जिनके पास पहले से शेयर्स हैं, और अब वो बेच सकते हैं। तो यहाँ पे ओला और बहुत बड़ी-बड़ी फ़ेमस कंपनीज़ हैं जो यहाँ पे कवर हो रही हैं, जहाँ पे बड़ी बिकवाली आ सकती है। तो आपको ज़रूर ध्यान रखना है, मैं इसे डीपली कवर करूँगा अच्छे से अभी। स्पिनिंग 76% जो यूज्ड कार बायर्स हैं वो फर्स्ट टाइमर्स हैं। मतलब यूज्ड कार मार्केट में जो पहली बार कार बाय कर रहे हैं लोग, उनका इंटरेस्ट ज़्यादा है और इसके काफ़ी सारे रीज़न्स हैं। कार्स बहुत एक्सपेंसिव हो गई हैं, राइट? सबसे पहला रीज़न तो यही है, तो और रीज़न्स भी हम जानेंगे आर्टिकल को कवर करके। इंडियाज़ फाउंडेशन एआई मॉडल इन मंथ्स, वैष्णव सेज मिटी इज वर्किंग विद एक्सपर्ट्स टू बिल्ड फ्रेमवर्क। अब चाइनीज स्टार्टअप देखिए, चैट जीपीटी से इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्लाउड आया कोई फर्क नहीं पड़ा, जेमिनाई से कोई फर्क नहीं पड़ा। चाइना ने लेकिन जब डी सीक बनाया और उन्होंने इंप्रेस कर दिया दुनिया को, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे सेंटिमेंट्स काफी हर्ट हो गए हैं यहाँ पे, और काफी छोटा सा फील हो रहा है इंडियन लोगों को कि यार हम क्या कर रहे हैं। कई लोग एस्ट्रोटॉक का एग्जांपल दे रहे थे कि हम एस्ट्रोटॉक बना रहे हैं, ये सारी चीजें बना रहे हैं, खाना 2 मिनट में भेज रहे हैं, लेकिन हम एआई में काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ अच्छा रोड मैप है एंड इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। फिर एक एडिटोरियल आर्टिकल है, इट विल पे टू स्टे द कोर्स ऑन केपेक्स। यस, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें मुझे लगता है ये पुश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को भले ही उधार और लेना पड़े, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ग्रोथ के मोमेंटम को वापस 7% और 8% पे लेकर जाना है। तो इंडिया का जीडीपी, डेट डेट जीडीपी रेशियो खराब हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्रोथ रेट खराब नहीं होनी चाहिए। और आखिरी आर्टिकल होगा क्रिटिकल एफर्ट्स, और ये होगा क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में कि इसमें कैसे आपको एंगेज करना है प्राइवेट सेक्टर को और पार्टनरशिप करनी है प्राइवेट सेक्टर के साथ। तो ये होंगे आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हम आज सारे कवर करने वाले हैं। एंड शुरुआत करेंगे हम फिर से सबसे पहले आर्टिकल से। अर्बन एंड रूरल स्पेंडिंग गैप नैरोज इन FY24। तो फाइनेंशियल ईयर 24 की बात हो रही है और यहाँ स्पेंडिंग की बात कर रहे हैं, मतलब ऑन एन एवरेज एक आदमी कितना खर्च करता है। एंड यहाँ पे स्पेंडिंग इनइक्वालिटी भी देखा जाता है कि शहरों में या अलग अलग क्लास ऑफ पीपल में स्पेंडिंग इनइक्वालिटी क्या बढ़ रही है, घट रही है। तो ये डिक्लाइन हुई है रूरल एंड अर्बन एरियाज के बीच में अमंग सोशल कैटेगरीज 2023-24 की अगर आप बात करते हैं तो ये हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे रिलीज हुआ है, इसका डेटा थर्सडे को। और यहाँ पे जो नॉन फूड आइटम्स हैं, मतलब जो भी खाने पीने को हटा दो आप, इसके अलावा जो खर्चे होते हैं घर में, वो प्राइमरी ड्राइवर रहे हैं एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर के। मतलब खाने पीने को छोड़ करके दूसरे जो आइटम्स हैं वो प्राइमरी ड्राइवर्स हैं मंथली एक्सपेंडिचर के, पैसा सबसे ज्यादा वहां खर्च हो रहा है। तो उसमें बहुत चीजें आ जाती हैं, बच्चों के स्कूल की फीस, गाड़ी के पेट्रोल और काफी सारे एक्सपेंसेस है, राइट? रेंट हो गया। तो रूरल अर्बन स्पेंडिंग गैप जो है ये नैरो हो गया टू 69.7% इन 2023-24 फ्रॉम 71.2% इन 2022-23, जहां पे स्पेंडिंग गैप ऑलमोस्ट 84% था 2011-12 में। रूरल एरियाज में एवरेज मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, मतलब एवरेज एक महीने में कितना पर आदमी खर्च करता है, वो 10 पर और 9.2% बढ़ा है, ठीक है, 2023-24 में। और बढ़कर हो गया है 4,122 रुपए, जो पहले था 3,773 रुपए। अर्बन एरियाज में जो इंक्रीज है ये एक्चुअली कम रहा है, 8.3% रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि अगर कोई मेरे से कहे कि भाई ऐसा है
कि रूरल एरियाज़ में और शहर में एक्चुअली डिवाइड काफ़ी बढ़ गया है, इनइक्वालिटी बढ़ गई है, तो मैं कहूँगा नहीं। अगर आप स्पेंडिंग के डेटा को देखते हो, तो ये धीरे-धीरे गैप काफ़ी कम होते जा रहा है एंड 84% का जो गैप था, अब सिर्फ 69% रह गया है। तो कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो एवरेज पर कैपिटा इनकम है वहाँ पे, वो भी बेटर हुई है पहले से एज़ कम्पेयर टू लास्ट 10 ईयर का अगर आप डेटा वेरीफाई करते हो तो या कंपेयर करते हो। तो सर्वे कंडक्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन से बिटवीन अगस्त 23 एंड जुलाई 24। तो यहाँ पे जो शेयर है नॉन फूड आइटम्स का, ये डिक्लाइन हुआ है मार्जिनली। नहीं, उसी साल से एंड क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये है हमारा फूड आइटम्स जो था, ये नॉन फूड आइटम मेजॉरिटी ऑफ मंथली एक्सपेंसेस में था। तो यहाँ थोड़ा-सा भी चेंज आता है अगर, तो ओवरऑल हमारे एक्सपेंसेस में वो डेटा काफ़ी बड़ा रहता है। तो रूरल एरियाज़ में अगर आप देखोगे तो शेयर ऑफ जो फूड आइटम्स है ये स्लाइटली बढ़े हैं टू 47%। अब कई सारे लोग बोल रहे हैं क्योंकि फूड इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ा है एंड स्पेसिफिकली रूरल एरियाज़ में भी इन्फ्लेशन अगर आप देखोगे तो इन्फ्लेशन रेट हमें अर्बन से ज़्यादा देखने को मिल रहा था। यस, जो रिकॉर्डेड इन्फ्लेशन है रूरल एरियाज़ में एट द पीक अर्बन से ज़्यादा था। तो यहाँ पे 46.4% 2022-23 का डेटा है और 47% है 2023-24 में। 52.9% था 2011-12 में अर्बन एरियाज़ में। अगर आप शेयर देखेंगे तो ये बढ़ा है 39.7% टू फ्रॉम 39.2%। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो शेयर ऑफ फूड आइटम्स कहीं न कहीं इंक्रीज़ हो रहे हैं, दोनों जगहों पे इंक्रीज़ हुए हैं, बट मार्जिनल इंक्रीमेंट है। तो खाने पे जो खर्चा है मार्जिनली बढ़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। इन कॉन्ट्रास्ट नॉन फूड आइटम्स को अगर आप देख लो तो एमपीसी में यहाँ पे रूरल एरियाज़ की अगर बात करूँ तो डिक्लाइन हुआ है 53% फ्रॉम 53.6%, तो मार्जिनल डिक्लाइन है। ये 47.1% था 2011 में। तो यहाँ से तो काफ़ी बड़ा इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है एंड 2011-12 से आप कंपेयर करो तो बेटर रिफ्लेक्ट करता है 57.4% से अब हो चुका है 60.8%। तो ये नॉन फूड आइटम्स का शेयर है, हम बोल रहे हैं जो खाने के अलावा हमारे खर्चे होते हैं वो उसका शेयर भी पहले से इंक्रीज हो रहा है और ये धीरे धीरे इंक्रीज होता रहेगा जैसे जैसे लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा, लोग इकोनॉमी डेवलप होगी, तो खाने पे जो खर्चा है वो अपने आप शेयर उसका कम होता रहेगा और नॉन फूड आइटम्स पे खर्चे ज़्यादा होंगे जैसे जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी। तो जो स्पेंडिंग है 2022-23 और 23-24 में अगर आप देखेंगे तो जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, शेड्यूल्ड कास्ट हैं एंड ओबीसीज हैं, कंपेयर टू अदर सेक्टर बोथ अर्बन एंड रूरल्स, यहाँ पे हमें बेटर स्पेंडिंग देखने को मिली है। तो अमंग दीज सोशल क्लासेस भी अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ अच्छी खासी आई है इन टर्म्स ऑफ मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। फर्दर गवर्नमेंट ने कैजुअल लेबर इंक्रीज किया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट काफी इंक्रीज हुआ है अर्बन एरियाज में, ठीक है, और ये ज़्यादा वेज इनका रहा है देन रेगुलर वेज वर्कर बिटवीन 22-23 एंड 2023-24। तो रूरल एरियाज में जो कैजुअल लेबर होता है ना एग्रीकल्चर में, वहाँ पे हमें हायर राइज़ देखने को मिली है स्पेंडिंग में एज़ कंपेयर टू कैजुअल लेबर इन नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। सिमिलरली जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं एग्रीकल्चर में, वहाँ पे बढ़िया इंक्रीमेंट मिली है, उन्हें ग्रोथ देखने को मिली है रादर देन नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। तो ये रहा इंडिया का कंजम्पशन डेटा, जहाँ पे रूरल और अर्बन के बीच में जो गैप है वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है। नॉन फूड आइटम्स का जो शेयर है वो बढ़ते जा रहा है अमंग दोनों क्लासेस में एंड जो हमारे सोशल क्लासेस भी है, वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, अच्छा खासा वहाँ पे भी हमें ग्रोथ मिल रहा है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाली कैटेगरी में एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो बिज़नेसेस हैं, उनका पर कैपिटा एक्सपेंडिचर हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो ये था ये आर्टिकल जिसका मैंने एक छोटा-सा ओवरव्यू भी दे दिया है आपको लास्ट में और इस चार्ट को आप देख सकते हो कि एवरेज जो हमारा मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है, वो किस तरीके से इंक्रीज़ हुआ है 1999 से 2023 तक का डेटा है एंड यहाँ पे अर्बन एंड रूरल को अगर आप देखोगे तो दोनों साथ में चलने की कोशिश कर रहे थे बीच में, बट गैप काफ़ी बढ़ा, बट अब स्टिल ये फिर से क्लोज कर रहा है एक दूसरे को, विच इज़ अ गुड न्यूज़। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनके पास ये शेयर्स पड़े हैं, कोई भी ब्रेनबीज, ओला इलेक्ट्रिक, प्रीमियर एनर्जीज, एकम ड्रग्स, कॉनकॉर्ड, जुनिपर, सीगल, स्विगी, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, नॉर्दर्न आर्क कैपिटल, एसबीएफसी फाइनेंस, टीवीएस सप्लाई चेन, इंटराज बिल्डिंग। अब देखिए होता क्या है, कई बार हम भी जैसे रिसर्च एनालिस्ट फर्म है तो हम लोग हमसे लोग पूछते हैं कि अच्छा सर ओला मिल रहा है इस टाइम पे, कोई भी शेयर मिल रहा है या कोई भी पर्टिकुलर कंपनी एक्स वाई जी ले लेता है, क्या हमें ये लेना चाहिए आईपीओ के बाद? तो हम लोग को ये कहते हैं कि देखो आईपीओ के बाद लेना तो सही है बट लॉजिकली अगर मैं सोचूं, अगर मैं आपको बताऊं कि बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं उनका एक लॉक इन पीरियड होता है लेट्स से 6 महीने का, तब तक आईपीओ के बाद 6 महीने तक वो नहीं बेच सकते अपने शेयर को।
तो क्यों ना मैं वेट करूँ कि वो अपने पोज़ीशंस को खाली कर दें, वो शेयर्स बेच दें और उसके बाद मैं बाय करने की कोशिश करूँ। तो ये टाइमिंग से काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा, राइट? क्योंकि अगर वो 3-4 हज़ार, 10,000 करोड़ के शेयर्स बेच देंगे, तो शेयर तो नीचे आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये एक इम्पोर्टेंट रीज़न है। तो लॉक इन पीरियड अगर आप देखेंगे शेयर्स का, ये है 80,000 करोड़ के शेयर्स अभी बिकने वाले हैं, ठीक है? 32 न्यूली लिस्टेड कंपनीज़ हैं। फ़रवरी में इनका जो लॉक इन है वो खत्म हो जाएगा अकॉर्डिंग टू नुवामा अल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। ये जो शेयर्स हैं ये पार्ट ऑफ प्लेसमेंट्स थे टू इन्वेस्टर्स, प्रमोटर्स को दिए गए थे आईपीओ से पहले। बैंकर्स और ब्रोकर्स ने कहा है कि जो चंक है इन शेयर्स का, वो मार्केट को बिल्कुल मार्केट में बाढ़ ला सकता है, फ्लड कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो बुक करना चाहेंगे प्रॉफिट। स्पेसिफिकली मार्केट प्रिकेरियसली पॉज्ड है इस टाइम पे अगर आप देखोगे। तो जो रिलीज है लॉक इन का, ये नेसेसरली एक एंटिसिपेशन हमें दे रहा है कि मार्केट में ओवर सप्लाई हो सकती है। और आपके पास कोई भी चीज़ है ना लाइफ में, अगर उसकी मार्केट में ओवर सप्लाई हो जाए तो आप उसकी वैल्यू चेक कर लेना। क्या वो वैल्यू बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। बहुत ही कॉमन सेंस इस्तेमाल करके आप सोचो कि आपके पास जो शेयर्स हैं, मार्केट में सप्लाई अगर बढ़ने वाली है, तो क्या उनकी वैल्यू वहाँ से बढ़ जाएगी? ये आपके लिए है। तो जो रिलीज़ होगा लॉक इन का, ऑफ कोर्स इससे ओवर सप्लाई आएगा, स्टॉक प्राइसेज़ पे भी फ़र्क आ सकता है। ये कहना है मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक्वेरियस के, उनका। savvy इन्वेस्टर्स तो वो तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई उनके पास डिसिप्लिन होगा, स्ट्रैटेजी होगी डाइवेस्टमेंट के लिए, जहाँ पे डिमांड सप्लाई कंसिडरेशंस वो देखेंगे और पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग के हिसाब से वो सेल करेंगे। लेकिन एक रिटेल इन्वेस्टर्स ये सारे वर्ड को ब्लास्फेमी मानता है। वो बोलता है शेयर नीचे आ रहा है तो भाई बेचो और भागो, ठीक है? वो डर या ग्रीड 2 एस्पेक्ट्स में सोचता है, जो नया है स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे मार्केट में, जो 3-4 साल में लोग आए कोविड के बाद से। तो एट दिस स्टेज, मतलब ये लोग भी पहले ऐसे ही सोचते थे जितने स्मार्ट मनी हम जिन्हें बोलते हैं इन्वेस्टमेंट में। तो कहीं न कहीं सेल्फ अवेयर होने की बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत होगी आपको सक्सेसफुली ऐसे सिचुएशंस को मैं कहूँगा लीड करने के लिए। तो मार्केट ऑब्जर्वर्स कीनली मॉनिटर कर रहे हैं एक्शंस ऑफ प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स की, जो प्री आईपीओ, आईपीओ से पहले जो प्रमोटर्स और इन्वेस्टर्स थे, जैसे कि ब्रेनबीज है, ओला इलेक्ट्रिक है, प्रीमियम एनर्जीज है, एकम्स है, कॉन्कॉर्ड है, जुनिपर है, सीगल है, स्विगी है, कि इनके इन्वेस्टर्स कर क्या रहा है लॉक इन होने के बाद। और एंड ऑफ लॉक इन का मतलब ये नहीं होता कि इमीडिएटली सेल ऑफ आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये भी आपको देखना होगा, हो सकता है 1 महीना बाद आए लॉक इन के। जो स्टॉक्स जिनका भी वीक या नेगेटिव परफॉर्मेंस है ना, वो देख सकते हैं कि एंकर इन्वेस्टर्स हो सकता है उनके होल्डिंग्स को थोड़ा-सा ट्रिम करें, थोड़ा-सा कट करें। लेकिन जो 6 मंथ प्लस लॉक इन पीरियड है, जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स या प्रमोटर्स के पास होता है, उसकी वजह से तो ओपन मार्केट सेलिंग नहीं होने वाली। ठीक है? क्योंकि ऐसी एग्जिट्स ब्लॉक डील के थ्रू ही होती है। ब्रेनबीज में 33.53 करोड़ शेयर्स वर्थ 16,000 करोड़ जो है रिलीज़ हो जाएँगे लॉक इन से। ठीक है? 16,000 करोड़ के शेयर्स। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में 13,000 करोड़ के शेयर्स अनलॉक होने वाले हैं सेम डे, और 9,910 करोड़ के शेयर्स प्रीमियम एनर्जी में फ्री होने वाले हैं। एक्म ड्रग्स एंड फार्मा में होंगे 5,300 करोड़ के शेयर्स। तो 3 फरवरी को ये अनलॉक हो जाएँगे, तो बिल्कुल ध्यान देना है आपको अपने पोर्टफोलियो पर। आते हैं कि इंटरेस्टिंग डेटा पे, 76% जो सेकंड हैंड कार बायर्स हैं ना, वो लोग हैं जो पहली बार कार बाय कर रहे हैं। उनके पास इससे पहले गाड़ी थी ही नहीं। तो यहाँ पे 76% यूज्ड कार कस्टमर्स इंडिया में 2024 में फर्स्ट टाइम बायर्स थे अकॉर्डिंग टू स्पिनी, और इनका नंबर 3% बढ़ा है, जो पहले यहाँ पे हमें 73% दिख रहा था 2023 में। नंबर रिलीज हुआ ट्यूसडे को, और ये डेटा कलेक्शन प्लेटफॉर्म है। उन्होंने 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2024 तक डेटा कलेक्ट किया, जिसके बेसिस पे इन्होंने ये रिपोर्ट दी है। तो स्पिनी ने कहा कि जो वुमेन बायर्स हैं, जो महिलाएं हैं, औरतें हैं, वो रिप्रेजेंट करती हैं 26% अपने टोटल कस्टमर्स में से, एंड एब्सोल्यूट नंबर इनका स्टेडीली ग्रो कर रहा है। तो लड़कियां भी काफी इंटरेस्टेड है कार बाय करने में इस टाइम पे, एंड 60% एक्चुअली ऑटोमेटिक हैचबैक्स प्रेफर करती हैं, एंड 18% प्रेफर करती है कॉम्पैक्ट एसयूवीज। तो 60% ऑफ कोर्स ऑटोमेटिक हैचबैक हो गया हमारा, जैसे स्विफ्ट, या जो छोटी कारें हैं हमारे पास i10 हो गया, एंड यहाँ पे 18% ही है जो कॉम्पैक्ट एसयूवी पे जा रही है, जैसे नेक्सॉन हो गया या फिर पंच हो गया। तो जो डेटा रिलीज किया गया है प्लेटफॉर्म द्वारा, एक शिफ्ट दिखा रहा है। जो टॉप 3 प्रेफर्ड कार मॉडल्स है 2024 में, जैसे उनमें तो रेनॉल्ट क्विड, Hyundai ग्रैंड i10 ये फेवरेट्स हैं, एंड मारुति सुजुकी स्विफ्ट जो है ये भी टॉप 3 पर आ चुका है, बलिनो को रिप्लेस करके सेकंड हैंड मार्केट में। तो हैचबैक्स जो है वो मोस्ट प्रेफर्ड कैटेगरी है अक्रॉस। तो ये लोगों का प्रेफरेंस दिखाते हैं कि लोग कह रहे हैं भाई हमें कॉम्पैक्ट कार चाहिए, ताकि ट्रैफिक में दिक्कत ना हो नेविगेट करने में, वैल्यू ड्रिवन व्हीकल्स हो, और एसयूवी सेगमेंट में भी 20% की हमें ग्रोथ दिखी है, जहाँ पे बिगर कार कंबाइनिंग स्पेस लोगों को चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, जितने भी बायर्स हैं उनको अपनी गाड़ियों में। तो एवरेज
एज ऑफ कस्टमर्स भी जो है ये ड्रॉप होकर हो चुका है 32। तो ये भी काफ़ी मैं कहूँगा अच्छा डेटा है अगर यंग लोग इंडिया में कार बाय कर रहे हैं तो 76% लोग यहाँ पे यूज्ड कार के लिए जा रहे हैं, विच डज से अलॉट कि नए कार जो है अगर आप देखोगे नए कार मार्केट है यहाँ पे ये compete कर रहा है यूज्ड कार से, क्योंकि नए कार्स अगर आप लेने जाओगे तो इतने एक्सपेंसिव हो गए हैं कि इंडिया में खुद मारुति सुजुकी के चेयरमैन का ये कहना है कि पर कैपिटा इनकम उस स्पीड से नहीं बढ़ी है जिस स्पीड से कार के दाम बढ़ गए हैं इतनी जल्दी। तो हमें 1 से 2 साल मारुति के चेयरमैन का खुद कहना है कि लगेंगे जब लोग उस पर कैपिटा इनकम पे पहुंच पाएंगे कि उनको कार फिर उतनी ही प्राइस की लगेगी जितना 2018-19 में लग रही थी। तो ये एक फैक्ट है और इसकी वजह से सेकंड हैंड कार मार्केट में काफी बूम देखने को हमें मिला है। India's foundation AI model in months अगेंस्ट बैकड्रॉप जब चाइनीज स्टार्टअप डीप सीक आया और पूरी दुनिया को इन्होंने हिला करके रख दिया है एआई डीप सीक मॉडल निकाल के, तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने थर्सडे को शोकेस किया कि इंडिया भी बहुत एम्बिशियस है एआई स्पेस में एंड इंडिया के पास मल्टीपल सॉवरेन फाउंडेशन मॉडल्स एआई मॉडल्स हैं जो हमने डेवलप किए हैं एंड ये डेवलपमेंट के लिए रेडी है नेक्स्ट 8 to 10 मंथ्स में। और इन्होंने कहा कि आई प्रॉमिस कि मैं इंडिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मैप है नक्शा है पूरी दुनिया में वहां पर इंडिया को लाकर दिखाऊंगा आपको। एंड ये बिलीव कर रहे हैं कि एटलीस्ट 6 डेवलपर्स हैं जो क्रिएट कर पाएंगे फाउंडेशन मॉडल्स नेक्स्ट 8 to 10 मंथ्स में ऑन दी आउटर लिमिट एंड 4 to 6 मंथ्स में ऑन अग्रेसिव ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट। तो ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट भी 4 से 6 महीने का है और कंजर्वेटिव भी इनका एस्टिमेट 8 से 10 महीने का है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्क कर रही है एक्सपर्ट्स के साथ इन द फील्ड ऑफ एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एंड स्मॉल लैंग्वेज मॉडल। तो एलएलएम क्या हो गया बेसिकली चैट जीपीटी, क्लाउड, लामा आप ये जो यूज कर रहे हैं मॉडल्स या फिर डीप सीक, ये सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं और ये डेवलप करेंगे एक फ्रेमवर्क इंडिया के फाउंडेशन एआई मॉडल का। तो ऐसे मॉडल्स कौन से हैं एग्जिस्टिंग मार्केट में? चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया, क्लाउड हो गया, ग्रेनाइट हो गया और R1 डीप सीक का जो सबसे लेटेस्ट मॉडल है। तो गवर्नमेंट ओपन सोर्स कोड्स को स्टडी कर रही है और टेक्निकल रिपोर्ट्स को भी स्टडी कर रही है जो एग्जिस्टिंग फाउंडेशनल मॉडल्स हैं इनके। इट विल पे टू स्टे द कोर्स ऑन केपेक्स। बजट 2025-26 का आया है अगेंस्ट बैकड्रॉप ऑफ स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ। आप सब जानते हैं कि जो लास्ट 2 या 3 क्वार्टर्स हैं वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ में हमें डाउन टर्न देखने को मिला। एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है कि निर्मला सीतारमन एड्रेस करेंगे इस मैटर को कि भाई ग्रोथ को पिकअप करना है, क्यों नहीं हो रहा है। और यहाँ पे जो लॉस ऑफ मोमेंटम भी है वो एक इसका एक कारण रहा है इलेक्शन, जिसकी वजह से स्लो डाउन आया गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में। जब गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है ना जितना ज्यादा, मार्केट में उतना पैसा आता है, नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, एक पॉजिटिव साइकिल क्रिएट होता है। चाइना में आप देखो इस टाइम पे स्लो डाउन चल रहा है, डिफ्लेशन चल रहा है, इन्फ्लेशन छोड़ो, डिफ्लेशन हो गया है इकोनॉमी में। लोन ले लेकर के ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लोगों को बांट रहे हैं वो लोग कि एक बार बांटना है, 2 बार बांटना है। उसके बाद एक पॉजिटिव साइकिल क्रिएट होगा ग्रोथ का, जहां पे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, वो खर्चा ज्यादा करेंगे, कंपनीज की डिमांड इंक्रीज होगी, फिर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, खर्चा ज्यादा होगा, कंपनीज का सामान ज्यादा बिकेगा, कंपनीज और प्रोडक्शन को ऊपर लेके जाएंगी। ये एक पॉजिटिव साइकिल क्रिएट इंडिया में करने की बहुत जरूरत है। इलेक्शंस की वजह से ये हर्ट हुआ है। तो अगर आप देखेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, बजट जितना हमने किया था उससे ज्यादा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर कम ग्रो कर रहा है, टारगेट से कम हुआ है, जो कि बहुत ही नेगेटिव न्यूज है हमारे लिए। टैक्स रेवेन्यू स्लो डाउन हुआ। फिस्कल अगर आप गेन्स देखेंगे हमारे, तो वो लैगिंग केपेक्स की वजह से आ रहे हैं। एडमिटेडली अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इट हैज बीन ऑन अ टियर सिंस पैंडेमिक के बाद से ये वैसा कभी नहीं रह पाया है जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। एंड इसके नॉक ऑन इफेक्ट्स भी ग्रोथ पे देखेंगे अगर ये मेंटेन नहीं कर पाएगा अपने शेयर ऑफ जीडीपी। तो यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। तो मैं बता दूं कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आप घर में हो तो फ्रिज एंड एसी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन हर महीने जो आप चीनी लेकर आ रहे हो, चाय पत्ती लेकर आ रहे हो, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, राइट? जो रिकरिंग एक्सपेंडिचर है आपको करते रहना है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर आप एक बार लाए और 10 साल तक आप उससे काम कर रहे हो। वैसे एक दुकान में जो सामान खरीद के ला रहे हो, ये सब चीजें ला रहे हो, तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जो फर्नीचर है दुकान का, दुकान पूरी बिल्डिंग है, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है उन्हें भी समझ में आ गया होगा। तो रीजन जो है हमारे केपेक्स स्लो डाउन के, इसे हम लोग केपेक्स बोलते हैं, कैपिटल
एक्सपेंडिचर। तो ये स्लो डाउन इसका रीज़न क्या हो सकता है? सबसे पहले तो एक वाइडली एक्सेप्टेड नोशन है कि जो जनरल इलेक्शन था, उस टाइम पे गवर्नमेंट नए प्रोजेक्ट्स ला ही नहीं सकती, नई चीज़ें कर ही नहीं सकती। तो एक और रीज़न क्या है? अब्ज़ॉर्प्शन कैपेसिटी टू मॉनिटरिंग डिलेज़ इन प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट्स, स्लोअर इक्विटी इन्फ्यूजन। तो बहुत सारे रीज़न्स बताए जा रहे हैं, जैसे प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट में डिले हो रहा है। अब्ज़ॉर्प्शन कैपेसिटी मॉनिटरिंग जो है, ये एक प्रॉब्लम है। स्लोअर इक्विटी इन्फ्यूजन मतलब जो इक्विटी इन्फ्यूजन है, जो पैसा डाला जा रहा है कंपनीज़ में, ये धीमी गति से हो रहा है। और सेपरेटली जो सब्सिडाइज़्ड लोन है स्टेट्स को, जो दिया गया था, उन्हें देना था हमें कि आप फंड करो अपने कैपेक्स को सस्ते दाम पर। यहाँ पे भी फटीग नज़र आ रहा है। फटीग का मतलब गवर्नमेंट दे तो रही है, लेकिन जो डिमांड है, उतना नहीं फुलफिल कर पा रही है। जितना गवर्नमेंट दे रही है, शायद मे बी वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पा रहा है। तो दीज़ आर जस्ट असम्पशन्स, क्योंकि फटीग के साइंस हमें तभी नज़र आएँगे। तो ये सारे फैक्टर्स जो है, इन्हें कस्टमाइज़्ड अप्रोच देना होगा, ताकि ओवरऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर बिल्कुल सही रास्ते पे चले। एंड यहाँ पे सेक्टर्स को टेलर मेड सॉल्यूशन चाहिए। हमें कोई एक स्टैंडर्ड नहीं चाहिए टेम्पलेट, ठीक है? हमें टेलर मेड सॉल्यूशंस चाहिए, जिससे वो ईयरमार्क फंड को एटलीस्ट यूटिलाइज़ कर सकें। 100 करोड़ का फंड मिला है, ऐसा नहीं कि 10 करोड़ ही यूज़ हो रहा है। क्यों? इसका मतलब कि आगे विज़न नहीं है उसको खर्चा करने का। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है। अगर आप प्रॉप अप भी करते हैं, हमारे कैपेक्स कॉल्स को देखते हैं, अगर आप रिव्यू करते हैं हमारे अप्रोच को, तो ये सेंट्रल विज़न से एक टाइड अप होना चाहिए कि सेंट्रल विज़न है, एंड वहाँ से टेलर मेड जो हमने पॉलिसीज़ बनाई हैं सेक्टर्स के लिए, फंड वहाँ से वहाँ पर फ्लो कर रहा है। तो जो बजट है, ये प्रेज़ेंट करता है सीतारमण जी को एक ऐसे ओकेज़न से, जहाँ पे करेक्ट कर सकती हैं ये अपने कोर्स को, जो ब्रॉडली तो हेडेड है राइट डायरेक्शन में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रीगेन किया है फिस्कल बैलेंस। फिस्कल बैलेंस में भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, फिस्कल डेफिसिट का टारगेट 6 महीना लेट भी अगर हम अचीव करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट की बात करें, तो उसका टारगेट भी कहा गया कि इंडिया हो सकता है जो वक़्त है, हमने एस्टिमेट रखा था, टाइमलाइन रखा था, उससे पहले ही हम लोग अचीव कर लें। तो यहाँ पे ये जो गेन्स है हमारे, इसको प्रिज़र्व करना चाहिए, हायर एलोकेशंस देने चाहिए, कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। तो खाली हायर एलोकेशन करके फ़ायदा नहीं है, हमें कैपेसिटी बिल्डअप करने में डायरेक्टली मदद करनी होगी। एंड ये सस्टेन करना होगा, जो मोमेंटम है उसको, जब तक कि हम हैंडओवर नहीं करते हैं टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। स्लिपेजेस आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, जिनको हम लोग टारगेटिंग, मतलब अगर वेलफेयर स्कीम्स को टारगेट किया जाए ना, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो स्लिपेज आ रहे हैं, वो उसमें बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट आ सकती है, राइटर का ये कहना है। और जो बजट है, ये ग्रेटर एम्फेसिस देगा, इंपॉर्टेंस देगा एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट पे, रादर देन कंप्रेशन टू डिलीवर अ न्यू अप्रोच टू फिस्कल कंसोलिडेशन। तो यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंस देगी कि एक्सपेंडिचर को मैनेज किया जाए, एफिशिएंसी लाया जाए, रादर देन कि आप कंप्रेस करो, उसे दबाओ, ठीक है, और एक नए तरीके से, नए अप्रोच से फिस्कल कंसोलिडेशन को आप डिलीवर करने की कोशिश करो। नहीं, जरूरत ही नहीं है इतना कॉम्प्लिकेट करने की। अगर आपको फिस्कल कंसोलिडेशन भी करना है, तो आप एक्सपेंडिचर को एफिशिएंटली यूज करो, लेकिन एक्सपेंडिचर को ना आपको घटाने घटाने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो वन सेट द गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी रेशियो ऑन अ डिक्लाइनिंग पाथ। तो ऑफ कोर्स डेट टू जीडीपी रेशियो हम डिक्लाइनिंग पाथ पे ही चाहेंगे। मतलब जो उधार हमने लिया हुआ है, जितना हमारा जीडीपी है, वी वांट टू एटलीस्ट मेक इट स्टेबल, या उससे नीचे जाए, ना कि वो ग्रो ही करता रहे। और आखिरी आर्टिकल है आज का, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि अगले 100 सालों में क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ मेटल्स, ये वो दो चीजें हैं जो पिछले 100 साल के आप ऑयल एंड नेचुरल गैस से कंपेयर कीजिए, कितनी इंपॉर्टेंट थी। और जिन कंट्रीज के पास नहीं थी, उनको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा है, दूसरों पे डिपेंडेंट रहना पड़ा है। और जिसके पास है, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है पिछले 100 सालों में। तो अगले 100 सालों में वो कंट्रीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी जिनके पास क्रिटिकल मिनरल्स होंगे और रेयर अर्थ मेटल्स एंड एलिमेंट्स होंगे। और इंडिया ने अप्रूव किया है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, जो इन्वॉल्व करेगा एक्सपेंडिचर ऑफ 16,300 करोड़ गवर्नमेंट यहाँ खर्च करेगी, और पब्लिक सेक्टर यूनिट से 18,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाया जाएगा। तो बहुत बड़ा और नया डायरेक्शन है इंडियन पॉलिसी का। और जो ग्रोइंग कंसर्न्स थे, जो लोग चिंता व्यक्त कर रहे थे काफ़ी, कि हमारी जो सप्लाई चेन है, क्या ये रेजिलेंट है, क्या ये सिक्योर है। क्योंकि आप ये सोचो ना, आपने कंपनी खोला है नोएडा में, दिल्ली में, या चेन्नई में, या मुंबई में, गुजरात में। अब आपको जो भी मटेरियल है इंडिया में, या तो मिलता नहीं है, या इतना कम है कि चाइना, थाईलैंड, या लेट्स से वियतनाम, या यूएस, या फिर साउथ अमेरिका से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, राइट? लेकिन अगर वही आपको नासिक में मिल जाए, वही आपको गुड़गांव में मिल जाए, वही आपको हैदराबाद में मिल जाए, बैंगलोर में मिल जाए, तो दैट विल बी सो ईजी फॉर यू। और वैसे ही इंडिया में जितने भी हम एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स चाहते हैं, अगर हमारा ओवरऑल ये मेटल्स एंड मिनरल्स
अगर अवेलेबल नहीं होंगे हमारी कंट्री में लोकली, तो हमें बहुत प्रॉब्लम होगा इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने में एंड आगे ग्रो करने में। बहुत सारे मिनरल्स हैं जैसे कि लिथियम, मोलिब्डेनम मोलिब्डेनम, इसके बाद ये वाइटल है प्रोडक्शन ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स के लिए, जैसे कि बैटरीज। आप फोन से लेके टीवी रिमोट से लेकर के कोई भी फ्रिज, एसी, आपके हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं, जहाँ पे लिखा है कि लिथियम एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका मिनरल है। बैटरीज, एनर्जी स्टोर करने के लिए, एनर्जी आप प्रोड्यूस कर रहे हो, इसको स्टोर कैसे करोगे? तो यहाँ पे भी हमें लिथियम चाहिए एंड मोलिब्डेनम चाहिए। एंड ये इंक्रीजिंगली क्लियर बन गया है रिसेंट ईयर्स में कि जो मल्टीपल सेक्टर्स का ग्रोथ है, चाहे आप एनर्जी को ले लो या चाहे ऑटोमोबाइल को ले लो, ये डिपेंड करता है कि ऐसे इंटरमीडिएट गुड्स, रॉ मटेरियल्स जिसको कई लोग बोल देते हैं, कि ये सिक्योरली अवेलेबल है, अफोर्डेबल है एंड रिलायबल सप्लाई चेन है इनका, ये बहुत ज़रूरी हो। तो स्केर्सिटी है सेमीकंडक्टर्स की फॉर एग्जांपल, जिसकी वजह से प्रोडक्शन डेफिसिट हो रहा है इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर में ड्यूरिंग द पैंडेमिक। और फैक्ट कि गवर्नमेंट ने टेक ऑन किया है रिस्पांसिबिलिटी ऑफ सिक्योरिंग दी सप्लाई चेन्स इज एक्सीलेंट न्यूज़। और देयर ऑफ कोर्स एक इंपॉर्टेंट नेशनल सिक्योरिटी एलिमेंट है टू दिस एफर्ट। ग्लोबली अगर आप देखोगे, जो एक्सट्रैक्शन है और प्रोसेसिंग है क्रिटिकल मिनरल्स का, ये डोमिनेटेड है बाय चाइना। चाइनीज कंपनीज बहुत सारी कनेक्टेड हैं क्लोजली टू द स्टेट, और ये डोमिनेंट प्लेयर्स है लोकेशन में जहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स को माइन किया जाता है और वर्क किया जाता है, जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज को ले लो और इंडोनेशिया को ले लो। एक बहुत फेमस बेल्ट है, ठीक है, जहाँ पे 3 कंट्रीज़ दुनिया की हैं, और ये साउथ अमेरिका में है, जहाँ पे कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम डिपॉज़िट अवेलेबल है। तो मेरा आज का सवाल यही है कि आपको बताना है कि उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे साउथ अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा हमें लिथियम डिपॉज़िट देखने को मिलता है। तो चाइनीज़ कंपनीज़ काफ़ी कनेक्टेड है क्लोज़ली, जैसे कि अब चाइनीज़ कंपनीज़ ने क्या किया है, जो अफ्रीका में भी क्रिटिकल मिनरल्स है ना, उनके उन्होंने प्रोजेक्ट्स ले लिए, पूरा इन्वेस्टमेंट किया और वहाँ से वो माइन कर रहे हैं। तो उसका कंट्रोल चाइना के पास है। हालाँकि वो माइन्स कहाँ हैं? अफ्रीकन कंट्रीज़ में हैं या साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में हैं। तो ये भी हमें करना होगा कि हमें पहले ही वहाँ जा कर के अपनी सीट बचानी होगी, ताकि हम बाद में जब हमारी आँख खुले और देखें कि यहाँ ऑलरेडी हम बहुत लेट हो चुके हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, ये सिचुएशन ना देखना पड़े। एट द टाइम जहाँ पे कंसर्न्स हैं कि जो सप्लाई चेन है, इसको वेपनाइज़ कर लिया जाएगा, डोमिनेट करने की कोशिश की जाएगी, तो ट्रेड ये मतलब पॉलिसी मेकर्स के दिमाग में है। एंड ऐसी चीज़ नहीं कि ये छुपी हुई है। हर चीज़, हर एक इम्पोर्टेंट एसेट जो हमारा रहा है आज तक, वहाँ पे किसी ना किसी कंट्री ने मोनोपोलाइज़ करने की कोशिश की है, वेपनाइज़ करने की कोशिश की है। तो हर कंट्री को डिफाइन करना है एक अपना खुद का लिस्ट कि उनके लिए क्रिटिकल मिनरल्स क्या-क्या हैं। स्ट्रैटेजी डिवाइस करनी है कि सप्लाई चेन सिक्योर कर सके, और इंडिया का खुद का अपना क्रिटिकल मिनरल्स का रिजर्व भी है, जिसे प्रॉपर्ली एक्सप्लोर नहीं किया गया है। तो इनका जो एक्सप्लॉयटेशन है, इसमें कुछ टाइम अभी बाकी है। इन एडिशन, जो भी हमें पता है इन रिजर्व्स के बारे में, ये काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को ऑफ कर सकता है इन सेक्टर में डोमेस्टिकली, राइट? इट कैन पुट ऑफ मेनी पॉसिबल इन्वेस्टर्स ऑन सम ऑफ जो ये एरियाज़ हैं, ये बहुत ही पॉलिटिकली सेंसिटिव एरियाज़ हैं और दूसरे बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में हैं। तो ये भी ट्रबलसम रहने वाला है। तो कुछ प्रॉब्लम्स हमें टेक्नोलॉजी एंड पॉलिटिकल विल से ओवरकम करनी होंगी, एंड पॉलिसी सपोर्ट भी चाहिए होगा, ताकि इंडिया के डोमेस्टिक रिसोर्सेज को भी डेवलप किया जा सके। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि जो रीसेंट ऑक्शंस हैं एक्सप्लोरेशन के लिए, लाइसेंस के लिए इंडिया में, दे वर नॉट मेट विद ग्रेट इंटरेस्ट बाय प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर्स। मैं आपको बता देता हूँ ये बात किस चीज़ की हो रही है। जब हमने माइंस एलोकेट किए क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, तो एक भी बड़ी कंपनी वहाँ पे, एक भी बड़ी कंपनी ने बिड नहीं किया। चाहे आप वेदांता की बात करो या बड़ी-बड़ी माइनिंग कंपनीज़ हैं इंडिया में, किसी ने भी नहीं किया। जितने भी प्लेयर्स हैं जिन्होंने इंडिया के सबसे पहले क्रिटिकल मिनरल के ऑक्शंस के बिड्स जीते हैं, टेंडर्स दिए हैं, ये सारी छोटी कंपनीज़ हैं इस स्पेस में। एंड कुछ कंप्लेंट्स थी जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर सैटिस्फाइड नहीं था। जो इन्वेस्टमेंट है ओवरसीज रिसोर्सेज में, जो फॉरेन में है, जैसे अफ्रीका हो गया, जैसे चाइना जहाँ पे कब्जा करके बैठा है, तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी नए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस सेटअप किए हैं, जिसका नाम है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, KABIL। एंड यहाँ पे थोड़ा सा काम काबिल करने वाला है। तो काबिल फोकस कर रहा है स्पेसिफिकली लिथियम और कोबाल्ट पे, और इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि किस तरीके से हम पार्टनरशिप कर सकते हैं अर्जेंटीना के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें अभी भी हैं जो बाकी है करनी, जो रह रही हैं। और होपफुली एक नया मिशन जो होगा, ये कैटालिटिक फाइनेंस प्रोवाइड करेगा, ना कि सिर्फ काबिल के एफर्ट को, लेकिन नए इंटरेस्ट को भी, जो इस डोमेन में हमें दिखाई दे रहा है इंडियन प्राइवेट सेक्टर से। और इन द एंड प्राइवेट सेक्टर का ही एक्शन बहुत क्रूशियल है, क्योंकि इंडिया यहाँ पे एज अ कंट्री, एज अ गवर्नमेंट कब तक इन्वेस्ट करती रहेगी ऐसी चीज़ों में? हमें प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स चाहिए।
इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को अगर आप देखोगे, इन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि जो कुछ प्राइसेस है ना हमारे क्रिटिकल मिनरल्स के, ये 20 से 50 गुना हो जाएंगे 2050 तक। और आप कुछ मत कीजिए, एक काम कीजिए, आप लिथियम ट्रेड होता है चाइना में, ठीक है? एक बार आप इसका चार्ट खोलिए और देखिए कि इसका जो ग्रोथ रहा है लिथियम का, प्राइस का, वो किस तरीके से रहा है। तो नए मिनरल्स, चाहे कोल की बात करें या पेट्रोलियम की, ये बहुत वाइटल है इंडस्ट्री और एनर्जी सप्लाई चेन के लिए। लार्ज कंपनीज ने आगे कदम बढ़ाए हैं कि वो मैनेज करें, अंडरराइट करें अपने सप्लाई को, ताकि वो और बड़े बन सके, प्रॉफिटेबल एंटरप्राइजेस भी बन सकें इस प्रोसेस में। ये 21वीं सदी में क्रिटिकल मिनरल्स के साथ होने वाला है, जो पिछले 100 साल में कोल से पेट्रोलियम के हमें कंग्लोमरेट्स देखने को मिले हैं, बड़े बिजनेस हाउसेस देखने को मिले हैं। इस बार बड़े बिजनेस हाउसेस बन सकते हैं क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स से। तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के लिए, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, कुछ ये जो कंपनीज हैं, ये इंडियन होनी चाहिए। सारी कंट्रीज सिर्फ फॉरेन कंट्रीज की नहीं होनी चाहिए, जैसा कि हमें एआई में ही देखने को मिल रहा है इस टाइम पे वैसे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड फिर आपको मिलेंगे कल इसी वक्त। धन्यवाद।